जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके साल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के करंट अफेयर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो बन सकते हैं पेट में हो या फिर आरआरबी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप बैठेंगे, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अनुवाद दिवस यह कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये 2017 में इसकी मान्यता प्राप्त की गई, इन्होंने मान्यता प्राप्त की। और बात करें सेंट जेरोन ये सम्मान में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। और बात करें बाइबल का अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, सेंट जेरोन के सम्मान में, इन्हीं के सम्मान में किया गया और बाइबल का अनुवाद ही इन्होंने किया था, सेंट जेरोन ने। ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसकी बार की थीम की बात करें तो ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है क्योंकि बाइबल का अनुवाद इन्होंने किया था, इसीलिए अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 सितंबर को राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो चलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पेट में हो या फिर किसी भी एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे उसमें पूछे जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप जानते होंगे नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, हिंदी दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों। और राजभाषा का दर्जा इसे कब मिलेगा हिंदी को? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है दोस्तों, हिंदी को। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, विश्व ओजोन दिवस यह कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यह कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, विश्व हृदय दिवस यह कब मनाया जाता है? 29 सितंबर में। हृदय से संबंधित है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। याद रखिएगा 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं सफारी पार्क। सफारी पार्क का मतलब क्या होता है? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सफारी पार्क का क्या क्या स्थापना की गई है। और हरियाणा के गुरुग्राम में, जो नूह है वहाँ पर इसको किया गया है। ठीक है दोस्तों, गुरुग्राम में, हरियाणा में। और इसमें ज़मीन कितनी है? 10,000 की एकड़ की ज़मीन में इसको बनाया गया, स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, सफारी पार्क। चलिए अगला पॉइंट है, इससे पहले इसको शाहजहां ने 2000 एकड़ में इसको बनाया था। ठीक है दोस्तों, सफारी पार्क। और बात करें इसमें क्या क्या होगा, बिग कैट फैमिली और पक्षियों के अलग अलग घर होंगे और शाकाहारी जानवरों के लिए भी अलग अलग बनाए जाएंगे, बेड बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा। 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। भारत की फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ पर है? लखनऊ में है और यह सिंगापुर देश के मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा किस पर आधारित है, अगर पूछ लेता है सिंगापुर देश के मॉडल पर आधारित है। कौन सा? फर्स्ट नाइट सफारी लखनऊ में स्थापित है। ठीक है दोस्तों। चलिए धौलावीरा क्या है दोस्तों? ये गुजरात में स्थापित है, जो कि यूनेस्को का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है दोस्तों, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है दोस्तों, याद रखें धौलावीरा, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए अगला पॉइंट, राखी गढ़ी ये कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? ये हरियाणा में है राखी गढ़ी, और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है दोस्तों, राखी गढ़ी याद रखिएगा। तो कहाँ पर है? हरियाणा में। चलिए अगला पॉइंट, अधिगम पोर्टल ये क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है?
यह कहाँ पर स्थापित किए गए? हरियाणा में स्थापित किए गए। और इसका मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क टैबलेट वितरण कराना। ई अधिगम पोर्टल का कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, सूरज कुंड मेला, यह कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? जो कि फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हरियाणा में, फरीदाबाद में, जो कि पार्टनर देश इसका क्या है? उज्बेकिस्तान, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में, जो कि पार्टनर देश उज्बेकिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी बातें जो एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं, ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप में साक्षर पंचायत है, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में स्थित? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, केरल, असम। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन बॉक्स में दीजिए। चलिए, पुलमपारा जो कि पंचायत है वह केरल में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और जो कि भारत की फर्स्ट पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन चुकी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, क्या इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, डिजी पुलमपुरा, जो कि प्रोजेक्ट इसी के द्वारा यहाँ पर जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन एक्सेस करने में जनता को अवगत कराया गया, ठीक है दोस्तों, डिजिटल रूप में साक्षर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समझ लीजिए यही है, ठीक है दोस्तों, जो सभी लोगों को है उनको अवगत कराना, जो भी ऑनलाइन एक्सेस होता है उनको, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। सी इज करेक्ट आंसर, वहाँ पर पुलमपारा जो कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत स्थापित की है, स्थित है, ठीक है दोस्तों, केरल में। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो बन सकते हैं, उनको यहाँ पर कवर करेंगे। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग नीलाम्बूर कहाँ पर है? यूनेस्को नेशनल ऑफ लर्निंग सिटी में 3 भारतीय शहर कौन कौन से हैं? नीलाम्बूर जो कि केरल में है, और त्रिशूल केरल में है, और वारंगल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नीलाम्बूर, त्रिशूल और वारंगल, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में 3 भारतीय शहर हैं, याद रखिएगा। चलिए, भारत का पहला ग्राफिक नवाचार सेंटर ये कहाँ पर है दोस्तों? केरल में, याद रखिएगा, भारत का पहला ग्राफिक नवाचार सेंटर केरल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हो गया है? केरल में हुआ है, याद रखिए, संतोष ट्रॉफी जो कि केरल में इसका आयोजित हुआ है। और विजेता की बात करें जो कि केरल है, और उप विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, संतोष ट्रॉफी। चलिए, कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का क्लासिकल डांस है दोस्तों? केरल का, याद रखिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। और बात करें भाषा, इसको कब बनाया गया? मलयालम, इस यहाँ की भाषा क्या है? मलयालम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मलयालम को क्लासिकल डांस का दर्जा, ठीक है, कब मिला? और मलयालम को क्लासिकल भाषा में इसमें दर्जा मिला है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है थोरियम। थोरियम क्या है दोस्तों? केरल में मोनोजाइट के अंदर है, ठीक है दोस्तों, मृदा से संबंधित है। थोरियम केरल में मोनोजाइट के अंदर है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मालाबार तट ये कहाँ पर है दोस्तों? केरल कोस्ट में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, केरल में अंदर है मालाबार तट। और मालाबार तट ये कि क्वाड देशों का एक्सरसाइज में इसमें ही मालाबार तट में ही होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट है तमिलनाडु तट को क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है 40वां, 42वां, 49वां, 46वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि विप्रो के द्वारा जारी होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो वैश्विक बौद्धिक संपदा इसको हिंदी में कहते हैं। और यह 15वां संस्करण है इसका, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक में कौन है? स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक में स्विट्जरलैंड है। और 135वां जो कि अंतिम है, जो कि गिनिया की है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इंडिया में 2021 में कौन सा स्थान था इसमें? वैश्विक बौद्धिक संपदा में 46वां था। और 22वां की बात की, इस बार 2022 में 40वां स्थान जो कि हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 40वां स्थान प्राप्त हो गया है, ठीक है दोस्तों, बौद्धिक संपदा संगठन में, ठीक है दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर।
तो और पाकिस्तान में कितना है, 86वां। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 86वां स्थान है पाकिस्तान का। और स्टार्टअप माहौल जो कि कितना भी अच्छा माहौल दिया गया है, इस चीज़ पर यहाँ पर मापन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्टार्टअप माहौल जो होता है। चलिए, और भारत की कुछ महत्वपूर्ण रैंक देख लेते हैं, कौन कौन सी रैंक हमारे भारत देश में हैं, किसकी क्या क्या रैंक हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। 132वीं रैंक जो कि HDI की है। ठीक है दोस्तों, जारी करने का संस्था कौन है, UNDP। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसके 3 आधार हैं, याद रखिएगा UNDP के। और बात करें 150वां जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है। हाँ, 150वां स्थान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का है, जो कि हमारे भारत देश की है। ठीक है दोस्तों, भारत देश का पर्यावरण प्रदर्शन में 180वां देश है, सॉरी 180वां रैंक है हमारी भारत देश की पर्यावरण प्रदर्शन में। चलिए, जो कि सबसे लास्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अंतिम भी 180 ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट 135वां जो स्थान है, जो कि शांति की पीस ऑफ शांति के स्थान पर 135वां रैंक है हमारी। और 54वीं रैंक जो है ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में 54वां रैंक है भारत का। चलिए, और बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारी 43वां रैंक है, कौन सी, 43 रैंक है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। चलिए, अगला है 101वां जो कि भुखमरी के स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, 101वीं रैंक हमारे भारत देश की भुखमरी में है। ठीक है दोस्तों, हंगरी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर। कहाँ किया गया, चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 जो कि FICCI द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि 13वें नंबर का है इस बार का, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13वें नंबर का है। और इसका शुभारंभ कौन करेगा, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री और कौशल मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हम हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, कौशल मंत्री भी यही हैं। तो और बात करें यहाँ की थीम की, अभी इस बार की थीम क्या है, एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा से रोजगार की ओर बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, जो कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, फिक्की भी से कहते हैं, FICCI। चलिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। चलिए, ग्रेटर नोएडा मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया गया, ग्रेटर नोएडा में। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, केंद्र विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ दोस्तों, अहमदाबाद, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। याद रखिए, केंद्रीय विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है। चलिए अगला पॉइंट है, पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया है, दुबई किया है। याद रखिएगा, दुबई। ठीक है दोस्तों, दुबई कहाँ पर है, सऊदी अरब में। चलिए अगला पॉइंट, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, कनाडा। याद रखिएगा, 35वें राष्ट्रमंडल की मेजबानी जो कौन किया है, कनाडा ने किया है। और हमारे भारत देश की कौन सी तरफ जाएंगे, हमारी तरफ से ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, वो जगह जाए हैं। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला जाएंगे, जो कि कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा। चलिए, 35वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में मेजबानी कनाडा ने किया है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, जो कि मध्य प्रदेश की, कहाँ पर, जो कि सीहोर में, वहाँ पर इसकी योजना की शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और यहाँ के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अभी जो हाल ही में जो CM है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं, वो शिवराज सिंह चौहान है, उनके द्वारा यह योजना शुभारंभ की गई है। और उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को दोगुना करना। यहाँ पर प्लस समझ सकते हैं, प्लस मतलब बढ़ाना, किसानों की आय को दोगुना करना। और कैसे इसमें पशुपालक को अधिक आय हो सके, यह भी इसी आय से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, आय को दोगुना करने का इसमें आयोजन वो किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। चलिए, और इसमें 2 मुर्रा नस्ल भैंसें जो कि अनुदान के रूप में साथ उपलब्ध होने वाली हैं,
उनको उपलब्ध कराई जाएगी। जो अनुदान में कौन कौन है, SC ST का पशुपालन में 75% का होगा और सामान्य में 50% का इसमें अनुदान मिलेगा, मतलब छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, SC ST को 75% और सामान्य को 50% की छूट मिलेगी। दो भैंसों को खरीदने के लिए उनको उपलब्ध कराना, तो वह पैसे से ही खरीदेंगे लेकिन इनको अनुदान मिल जाएगा इतने % का। तो कौन सी सरकार यहाँ मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ करेगी? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। डेयरी से मतलब यहाँ पर दूध से उत्पादक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भैंसों को दिया जाएगा जिससे दूध उत्पादन कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इसमें कौन सी समिति बनाई गई? एक समिति बनाई गई जो कि अशोक दलाई समिति। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसी समिति के संबंधित है इसमें। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2023 में कहाँ पर? मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए, अगला पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, ये कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए, पहला कार्यात्मक रूप में साक्षर जिला कौन सा है? मांडला जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मध्य प्रदेश है, मांडला। ठीक है दोस्तों, चलिए। ऑपरेशन फ्लड ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? वर्गीस कुरियन के द्वारा, जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। और इनका जन्म केरल की 26 नवंबर में हुआ था, केरल में हुआ था 26 नवंबर में। ठीक है दोस्तों, विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है, श्वेत क्रांति दिवस 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए। विश्व दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून 2001 में इसको स्टार्ट किया गया। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, लाडली लक्ष्मी योजना ये 2.0 यह मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन किया गया। चलिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव यह कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, जो कि तानसेन फेस्टिवल जो कि ग्वालियर में है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर है। और खजुराहो की बात करें जो कि पंचायती शैली के अंदर चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, वहाँ का त्यौहार। अगला क्वेश्चन है 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट बढ़कर कितनी कर दी है? चलिए, ऑप्शन हैं 5.1%, 5.4%, 5.9%, 4.9%। सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, मौद्रिक नीति समिति 2016 में इसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, मौद्रिक नीति कब की है? 2016 की है मौद्रिक नीति। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 RBI के होंगे और 3 भारत सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं यहाँ के RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, यही इसके प्रमुख भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, और यह क्यों किया गया, इसकी स्थापना क्यों की गई? मुद्रास्फीति, ठीक है दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी समिति की स्थापना की गई, बनाई गई। ठीक है दोस्तों, जिसमें हर 2 महीने में एक रेपो रेट जारी करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें टोटल साल में 6 बार इसमें जारी करेगा, साल में 2 हर 2 महीने में। पॉलिसी रेपो रेट में भी इसे कहा जाता है, इसके बारे में बताती है कि अभी क्या होगी, इसकी 50% होगी, जो कि रेपो रेट जो अब बढ़ गई है। पहले कितनी थी? 5.40, अब इससे बढ़कर कितनी हो गई? 5.9 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर 5.9 हो गई है 30 सितंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, रेपो रेट RBI के द्वारा जारी की जाती है। चलिए, अगला CRRI सेंट्रल रेपो रेट कितनी है? 4.50% है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, केंद्रीय रेपो रेट। चलिए, रेपो रेट क्या होता है? RBI के द्वारा बैंक को जिस दर पर उधार दी जाती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, RBI द्वारा बैंक को जिस दर पर उधार दी जाती है वही रेपो रेट कहलाता है। चलिए, अगला पॉइंट RBI की स्थापना ये कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यंग हिल्टन के आयोग की सिफारिश से। ठीक है दोस्तों, यंग हिल्टन आयोग सिफारिश से इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। चलिए, और पहले इसके हेड क्वार्टर जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में, और वर्तमान में मुंबई के अंदर है। ठीक है दोस्तों, पहला कहाँ था? कोलकाता में, और वर्तमान में मुंबई में। चलिए,
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण इसको कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण होता है। और फर्स्ट गवर्नर कौन बनाए गए? जो कि ओस्मान स्मिथ बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ओस्मान स्मिथ पहले गवर्नर बनाए गए। और इंडिया के कौन थे? सी डी देशमुख पहले इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख, उनको बनाए गए थे। और अभी जो हैं 25वें गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। चलिए, और आरबीआई में जो लोगो है उसमें क्या कौन सा लोगो है? ताड़ का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, और रॉयल बंगाल टाइगर, इसमें जो लोगो बना हुआ है ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, इसका लोगो बना हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? ऑप्शन है गांधीनगर से जयपुर, नई दिल्ली से मुंबई, गांधीनगर से भोपाल, गांधीनगर से मुंबई। सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सेमी हाई स्पीड की जो कि ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सेमी हाई स्पीड की ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, और जो कि पहली कौन थी, कहाँ पर था? दिल्ली में, दिल्ली से और कटरा में जो इसको स्थापित किया गया था। दिल्ली से कटरा तक यह वंदे भारत एक्सप्रेस पहली थी। ठीक है दोस्तों, इसको चलाया गया था और इसमें वैष्णो माता मंदिर के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा की बात करें, दूसरी ट्रेन और इसका दूसरा नाम क्या था इसका? ट्रेन 18, इसका दूसरा नाम था, याद रखिएगा। चलिए, और सेकंड की बात करें जो कि दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। और तीसरी की बात करें जो कि गांधीनगर मुंबई के बीच चलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है देश की तीसरी, थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि गांधीनगर से मुंबई में चलाई जाएगी। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, गांधीनगर से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। और इसकी हरी झंडी किसने दी है? इसको स्टार्ट करने के पीएम मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। चलिए, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थापित है? चेन्नई में है। और इसका टारगेट क्या है? 2023 का 75 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करना, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थापित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है। चलिए, अगला कवच क्या है? कवच है 2 ट्रेनों के मध्य जो कि टक्कर को रोकने के लिए स्वतः सुरक्षा प्रणाली होती है, उसे कवच कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, और इसकी घोषणा कौन से बजट में? 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा की गई। चलिए, अगला पॉइंट है, भारत के फर्स्ट बुलेट ट्रेन मेट्रो स्टेशन कौन सा है? भारत का कौन सा है फर्स्ट बुलेट ट्रेन मेट्रो जो कि सूरत में है? कहाँ पर है? सूरत में है, जो कि कहाँ से चलाई गई? अहमदाबाद से मुंबई के बीच चली है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, पहली बुलेट ट्रेन मेट्रो। चलिए, अगला पॉइंट है ऑपरेशन आहट, यह किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया। तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन अमानत चलाया गया। ठीक है दोस्तों, और ऑपरेशन अमानत जो कि खोए हुए सामान को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अमानत जो कि आरपीएफ के ही द्वारा चलाया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, ऑपरेशन उपलब्ध की बात करते हैं तो जो कि टिकट की जो कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, तस्करी को रोकने के लिए प्रावधान कौन सा है? आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 23 में रखा गया है। ठीक है, तस्करी से रोकने के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 23 में है, याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट, भारत की सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सी है? 18th कौन सी है? मुख्यालय, और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है दोस्तों, सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? जो कि विशाखापट्टनम का है, याद रखिएगा। और कोलकाता मेट्रो भी रेलवे जोन के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए, बजट के अंदर कितनी वंदे भारत ट्रेनें रखी गई, तैयार की जाएंगी? जो कि 400 तैयार होंगी, याद रखिएगा। वंदे भारत के अंदर 400 ट्रेनों को चलाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट है पीएम गति शक्ति टर्मिनल, ये कहाँ पर है? पहला गति शक्ति टर्मिनल ये कहाँ पर है? ये आसनसोल में स्टार्ट हुआ है। आसनसोल में जो कि 100 इसमें बनाए जाने का लक्ष्य है। 100 ट्रेनों गति शक्ति टर्मिनल में 100 बनाने का लक्ष्य है, जिसमें बजट रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट है एक स्टेशन एक उत्पाद किसके हैं? जो कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद, याद रखिएगा। चलिए, एक जिला एक उत्पाद, ये किस राज्य का है?
उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा, यूपी का। एक जिला एक उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक करते जाइए दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगते हैं, कहीं भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो लाइक ज़रूर करते जाइए। चलिए अगला, हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? कौन सा भारतीय शामिल है? मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, अंदार पूनावाला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए टाइम 100 सूची, नेक्स्ट सूची जो कि आकाश अंबानी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन है नेक्स्ट जो सूची में भारतीय शामिल है, आकाश अंबानी। और ये उभरते हुए सितारे में इन्हें शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों, इनमें शामिल होते हैं, ये शामिल किए जाते हैं। और इन्हीं जो रिलायंस की जियो के हेड हैं, यही आकाश अंबानी ही हैं, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। और रिलायंस जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, रिलायंस जियो, उनके हेड भी आकाश अंबानी ही हैं। और बात करें जियो का कंसेप्ट स्टार्ट करने का वाला भी यही है, ठीक है दोस्तों, कौन है? आकाश अंबानी ही है, जियो का जो कंसेप्ट स्टार्ट किया गया। चलिए, और वर्तमान की बात करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें 5G को इंडिया के अंदर लाना, ये इनको जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है दोस्तों, आकाश अंबानी जो कि रिलायंस जियो के हेड हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो जारी टाइम 100 नेक्स्ट है, उसकी सूची में भारतीय शामिल है, आकाश अंबानी। कौन से भारतीय? आकाश अंबानी, जो कि रिलायंस जियो के हेड हैं, याद रखिए। चलिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है दोस्तों? पुणे के अंदर है, याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे के अंदर है। और आधार पूनावाला इसी से संबंधित है, याद रखिएगा, आधार पूनावाला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कौन सी कंपनी 2022 में 19 लाख मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी है? कौन सी है? रिलायंस, याद रखिएगा, रिलायंस कंपनी भारत की जो 19 लाख मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी महिलाओं को, विवाहित या अविवाहित महिला, सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है? ऑप्शन हैं 20, 18, 26, 24। सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया है, जो कि विवाहित हो या अविवाहित, उन पर कानून बनाया गया है जो कि दोनों के लिए समान है, रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 14 में जो कि कहा गया समानता की बात करता है, अनुच्छेद 14 में है। MTP आर्टिकल जो कि 1971 का है, मेडिकल टर्मिनेशनल, ठीक है दोस्तों, यह मेट इस आर्टिकल के तहत गर्भपात अधिनियम जो कि कानून लागू था 1972 में, विवाहित को 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने का अधिकार था और अविवाहित को 20 सप्ताह तक, ठीक है दोस्तों, गर्भपात कराने का अधिकार था। अब जो कर दिया गया है 24 सप्ताह तक करवा सकती हैं, जो कि अब दोनों को बराबर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, विवाहित हो या अविवाहित 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। मैरिटल रेप की जो कि इसी के आधार पर ही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, गर्भपात कराना। चलिए याद रखिएगा। चलिए, और बात करें पति के दुष्कर्म करने, जो कि मैरिटल रेप ही कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए G20, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना है इसमें बराबर कर दिया गया है, जो कि विवाहित हो या अविवाहित, तो इसमें 24 रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। कितना कर दिया गया? 24, कितना कितने सप्ताह कर दिया गया? 24 सप्ताह, याद रखिएगा। चलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है उसको देखते हैं। G20 की मीटिंग कहाँ होने वाली है 2023 में? बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें 2 ऑप्शन हैं, तो आप दोनों को याद रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। अगर दोनों पूछते हैं तो आप दोनों को सही लगा सकते हैं, कि किसी को भी सही लगा दें तो आप सही ही हो जाए, माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। सरकार के द्वारा अब इसको किया जाएगा कि फिक्स कर दिया जाएगा, अभी दोनों ही बताए गए कि अब दोनों ही इसमें रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। G20 की मीटिंग जो 2023 में होगी, जो कि नई दिल्ली में पहले बताया गया था, फिर कुछ दिन के बाद निकला गया था जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। 23 सितंबर को ये कहा गया था नई दिल्ली, फिर बाद में कहा गया 24 को कि जम्मू कश्मीर भी G20 की मीटिंग में बैठक लेगा। तो अब कहाँ पर होगी ये आगे ही पता चलेगा, तो आपको फिर किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आज का करंट अफेयर, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी बात हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।